तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला था 7-8 दिसंबर 2024 को, वो किसी कारणवश आपको पता ही है कि पोस्टपोन हो गया है। और एग्ज़ाम जो आपका या तो जनवरी में हो सकता है या फिर आगे जाके फरवरी में आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो उस एग्ज़ाम के लिए जो है सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हमने 60 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार किया है। और ये जो क्वेश्चंस है आपके, चाहे प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में ये क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 60 क्वेश्चंस का हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसी तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी जो है तैयार किया है, जो आपको हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एस्टेट जनवरी फरवरी या फिर 2025 जो आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होना था तो वो आगे पोस्टपोन हो गया है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 जो है तैयार किए हैं, तो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, बाल विकास के किस चरण को तीव्र शारीरिक विकास की विशेषता कहा गया है। तो इसमें जो है बाल विकास के जो चरण दिए गए हैं, पहला है शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बाल्यकाल, तीसरा किशोरावस्था और चौथा मध्य बाल्यकाल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा शैशवकाल। बाल विकास के जो है किस चरण को तीव्र शारीरिक विकास की विशेषता कहा है, तो कौन से की है वो शैशव काल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की अवधारणा किसे संदर्भित करती है। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, समस्या सुलझाने की अक्षमताएं, यह है कि ये क्या बुद्धिमत्ता सुधारी जा सकती है, और ज्ञान और कौशल का संचय, और लास्ट ऑप्शन आपका दिया है स्मृति बनाए रखने की क्षमता। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी जो है वो आपको ज्ञान और कौशल का संचय इसको दिखाती है, इसको संदर्भित करती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एरिक्सन के बारे में पूछा गया है। तो एरिक्सन के अनुसार भरोसे बनाम अविश्वास चरण में प्राथमिक मनोविज्ञान का कार्य क्या रहता है। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन संबंध बनाना, दूसरा उद्योग सीखना, तीसरा स्वायत्ता विकसित करना और चौथा पहल विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा संबंध बनाना। थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर रहेगा, भरोसे बनाम है विश्वास चरण में प्राथमिक मनोविज्ञान का कार्य क्या है, तो वो है संबंध बनाना। हर एक क्वेश्चन आपका एस्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे और अपना जो है रिवीजन भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर से आपको मोस्टली जो है क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। चाहे वो मैंने बताया कि कोई सा भी लेवल का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या फिर थर्ड लेवल। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वो है, बाल विकास के दौरान मुख्य रूप से किस अवधारणा का विकास होता है। तो वो हमारा जो है सिनेप्टोजेनेसिस, उसके बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी और या फिर माइलिनेशन या फिर उपरोक्त सभी। तो बाल विकास जो होता है, बाल विकास के दौरान मुख्य रूप से जो होता है इन सभी अवधारणाओं का जो है विकास होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी, जिसके अंदर सिनेप्टोजेनेसिस और न्यूरोप्लास्टिसिटी और माइलिनेशन ये तीनों जो है इसके अंदर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के बेस से जो है बनाया गया है वो है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी आंदोलनात्मक चरण कब होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है जन्म से 2 वर्ष, बी ऑप्शन आपका है 2 से 7 वर्ष, और सी ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, और डी ऑप्शन है 11 वर्ष से ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी आंदोलक जो चरण होता है वो आपका जन्म से लेके 2 वर्ष के बीच में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक सिद्धांत सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपका, फ्रॉयड का मनोयन सिद्धांत, उसके बाद पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, उसके बाद वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक सिद्धांत। मतलब कि निम्नलिखित में से जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक सिद्धांत सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वो है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वो है, किस अवधारणा को यह समझने के लिए जाना जाता है कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती है जब उन्हें देखा नहीं जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका संरक्षण, दूसरा स्वकेंद्रिता, तीसरा जो है वस्तु स्थायिता और चौथा है परिणामता। तो इसके अंदर जो है राइट आंसर आपका रहेगा वस्तु स्थायिता। आपका जो है बी ऑप्शन जो है राइट आंसर आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अटैचमेंट के बारे में है। तो अटैचमेंट थ्योरी का जो विकास है उसके किस मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है वो दिया गया है। तो इसमें सिगमंड फ्रॉइड, एरिक्सन और जॉन बॉल्बी और जीन पियाजे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा जॉन बॉल्बी। उसके बाद अटैचमेंट थ्योरी के बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो है पियाजे की प्री ऑपरेशनल चरण की एक मुख्य विशेषता कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका तार्किक तर्क उसके बाद बी ऑप्शन अमूर्त सोच, सी ऑप्शन प्रतीकात्मक सोच और डी ऑप्शन कार्यात्मक सोच। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रतीकात्मक सोच, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पालन परिवर्तन शैली है जिसमें उच्च मांग और निम्न प्रतिक्रियाशीलता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आधिकारिक, बी ऑप्शन अधिकार प्रदान, सी ऑप्शन अनुमति देने वाला और डी ऑप्शन अनपरिवर्तित। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा अधिकार प्रदान, बी जो है आपका इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने में कठिनाइयाँ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो इसमें सभी विकास दे रखे हैं आपके, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक कौशल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो रहेगा आपका संज्ञानात्मक विकास। तो सीखने में जो कठिनाइयाँ आपकी आती है वो किस क्षेत्र को प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा, तो वो है संज्ञानात्मक विकास को। उसके बाद थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ माइंड का सबसे अच्छा वर्णन किस में आपको देखने को मिलेगा। तो थ्योरी ऑफ माइंड के जब बात की जाती है तो इसमें ऑप्शन आपके दे रखे हैं, अपने स्वयं की इच्छाओं को समझना, उसके बाद दूसरों के मानसिक राज्यों को समझना, उसके बाद अपनी सीमाओं को पहचानना और उसके बाद भविष्य की योजना बनाना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दूसरों के मानसिक राज्यों को समझना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोस मोटर स्किल्स का क्या अर्थ है। तो ग्रोस मोटर स्किल्स के बारे में पूछा हुआ है। तो ग्रोस मोटर स्किल्स का अर्थ यहाँ पे मीनिंग जो है पूछा हुआ है। इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो हाथों की सूक्ष्म गतिविधियाँ, बी ऑप्शन भुजाओं और पैरों की बड़ी गतिविधियाँ, सी ऑप्शन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का कौशल और डी ऑप्शन भाषा विकास के कौशल। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा भुजाओं और पैरों की बड़ी गतिविधियाँ। तो ये आपका बी जो है राइट आंसर रहेगा ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किशोर अवस्था के बारे में है। किशोर अवस्था से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, चाहे आप पीछे भी स्टेट के एग्जाम उठा के देख लें, आपको किशोर अवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन है कोई ना कोई आपको और सभी लेवल्स के एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेगा। तो किशोर अवस्था से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। किशोर अवस्था में एरिक्सन के अनुसार मुख्य विकासात्मक कार्य क्या है। फर्स्ट आपका पीढ़ियों के बीच संबंध बनाना, बी आपका है पहचान बनाना, सी आपका अंतरंगता बनाना और उसके बाद समापन बनाम निराशा। तो 14 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पहचान बनाना। तो किशोर अवस्था में एरिक्सन का जो मानना था उनके अनुसार क्या था, मुख्य विकासात्मक कार्य क्या था, पहचान बनाना। तो किशोर अवस्था में पहचान बनाना जो है बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता रहती है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। उसके बाद कोलबर्ग का क्वेश्चन, तो कोलबर्ग के अनुसार जो है वो नैतिक विकास का पहला स्तर किससे संबंधित है। फर्स्ट आपका ऑप्शन पारंपरिक नैतिकता, बी आपका ऑप्शन उत्तर परंपरागत नैतिकता, सी आपका पूर्व परंपरागत नैतिकता और डी आपका नैतिक तर्क। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पूर्व परंपरागत नैतिकता, सी आपका जो है राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र से हैं, पेडागोजी से हैं। तो पेडागोजी से भी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहता है ये सीडीपी के अंदर। किसी भी एग्ज़ाम को, टीचिंग का जो कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके अंदर जो आपका है पेडागोजी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें भी पेडागोजी से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। फर्स्ट आपका 16 जो क्वेश्चन है वो आपका शिक्षा में स्कैफोल्डिंग का क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन पाठ्यक्रम को संरचना देना, बी ऑप्शन शिक्षार्थियों का समर्थन प्रदान करना, सी ऑप्शन मूल्यांकन तकनीक और डी ऑप्शन कक्षा प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा बी शिक्षार्थियों को समर्थन प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सक्रिय रहने सीखने को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी है। तो इसमें व्याख्यान, स्वतंत्र पठन, समूह चर्चा और नोट्स लेना। तो चारों ही जो आपके टेक्निक से रिलेटेड जो है आपकी तकनीक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन को पिक किया। तो तकनीक सक्रिय को सीखने को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी जो टेक्निक होगी वो रहेगी समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निर्माणवाद इस पर जोर देता है कि शिक्षार्थी
शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करते हैं, अपने स्वयं के समझ का सक्रिय निर्माण करते हैं, उसके बाद रटने पर निर्भर होते हैं, उसके बाद बाहरी पुरस्कारों द्वारा प्रेरित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, अपने स्वयं के समझ का सक्रिय निर्माण करते हैं, निर्माणवाद वो कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्क करने वाली शिक्षा को बखान किया जाता है किसके लिए? तो सभी छात्रों के लिए मानकीकृत शिक्षा, उसके बाद व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण को अनुकूलित करना, और थर्ड ऑप्शन जो इसके अंदर दिया है वो है आपका एक ही सामग्री को एक से अधिक बार जो है पढ़ाई करना, उसके बाद केवल तकनीक का उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा सेकंड, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण को अनुकूलित करना। आपका राइट आंसर रहेगा किसमें, फ़र्क करने वाली शिक्षा को बखान किस प्रकार से किया जाए उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या रहता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट आपका अंक देना, दूसरा छात्रों की शिक्षा की प्रामाणिकता, तीसरा है सुधार के लिए प्रतिक्रिया देना, और चौथा है छात्रों की स्कोर की तुलना करना। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा 20 का वो रहेगा सुधार के लिए प्रतिक्रिया देना। ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है क्या रहता है, उद्देश्य रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगी अध्ययन की एक विशेषता क्या है? तो सहयोगी अध्ययन में व्यक्तिगत प्रतियोगिता, शिक्षक केंद्रित गतिविधियाँ, समूह निर्भरता और स्वतंत्र कार्यपत्रक। तो इसका जो राइट आंसर आपका 21 का रहेगा वो रहेगा समूह निर्भरता। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन भी इसमें से कर सकते हैं, रिवीजन टाइप से आप इसको देख सकते हैं, और साथ में इसमें से आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद ब्लूम का जो है टेक्सोनोमी का सिद्धांत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ब्लूम की जो टेक्सोनोमी है उसके अंदर शैक्षिक लक्ष्यों को श्रेणीबद्ध करने के लिए क्या जरूरी है? तो फर्स्ट आपका छात्र के व्यवहार का मूल्यांकन करना, दूसरा है शैक्षिक लक्ष्यों को श्रेणीबद्ध करना, तीसरा है पाठ्यक्रम को मानकीकृत करना, और चौथा है शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो 22 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा शैक्षिक लक्ष्यों को श्रेणीबद्ध करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेटिव मूल्यांकन से ही है। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट से काफ़ी जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लेवल 1 पीजीटी, टीजीटी या फिर प्राइमरी लेवल आपका हो, उसके अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपसे पूछा जाता है। तो इसमें आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या रहता है? फर्स्ट ऑप्शन जानकारी की पुनरावृत्ति करना, उसके बाद छात्र के सीखने की प्रामाणिकता, उसके बाद सुधार के लिए प्रतिक्रिया देना, और उसके बाद छात्र के स्कोर की तुलना करना। तो 23 का जो है राइट आंसर वो रहेगा सुधार के लिए प्रतिक्रिया देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कोई है तो उसमें मुख्य रूप से किस पर केंद्रित करना है? तो उसका जो ये ऑप्शन आपका दिया है इसमें शिक्षक प्राधिकरण, बी ऑप्शन छात्र की भागीदारी और रुचियाँ, सी ऑप्शन सख्त अनुशासन, डी ऑप्शन रटने की मेथोडोलॉजी। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपको पता ही है बी आएगा, छात्र की भागीदारी और रुचियाँ जो है वो शिक्षक केंद्रित कक्षा को दिखाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को प्रेरित करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे अधिक प्रभावी है? तो फर्स्ट है व्याख्यान आधारित शिक्षा, बी है निष्क्रिय शिक्षण गतिविधियाँ, सी है व्यक्तिगत प्रासंगिकता और चयन, और डी है प्रतिस्पर्धित ग्रेडिंग। तो इसके अंदर आपका जाएगा सी व्यक्तिगत प्रासंगिकता और चयन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति छात्रों को एक दूसरे को सिखाने में मदद करती है? हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षण रणनीति छात्रों को एक दूसरे को सिखाने में मदद करती है? तो फर्स्ट आपकी सहकर्मी शिक्षा, दूसरी प्रत्यक्ष निर्देश, तीसरी भिन्नता मूलक शिक्षा, और चौथी सहयोगी शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा 26 का वो रहेगा सहकर्मी शिक्षा जो इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समस्या आधारित सीखना। तो समस्या आधारित सीखने के अंदर क्या है कि आपका मुख्यतः किससे ये संबंधित रहती है समस्या आधारित सीखना? तो तथ्यों को याद करना, फर्स्ट ऑप्शन वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान करना, बी ऑप्शन और व्याख्यान सुनाना, और तीसरा है मानकीकृत परीक्षण पूरा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बी, वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक परीक्षण मुख्य रूप से छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए होते हैं। फर्स्ट आपका नॉर्म रेफरेंस मूल्यांकन, बी आपका क्राइटेरियन रेफरेंस मूल्यांकन, और सी आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन, और डी आपका समापन मूल्यांकन। तो 28 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा क्राइटेरियन रेफरेंस मूल्यांकन। तो आपका बी जो है राइट आंसर इसमें आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी प्रभावी प्रतिक्रिया की विशेषता नहीं है?
वो है समय पर, उसके बाद रचनात्मक, उसके बाद अस्पष्ट, उसके बाद विशिष्ट। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा अस्पष्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सोक्रेटिव पद्धति प्राय क्या प्रोत्साहित करती है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन प्रत्यक्ष निर्देश, बी आपका प्रश्नों के द्वारा आलोचनात्मक सोच, और सी आपका रटने का काम, और डी आपका नियमों के प्रति कठोर पालन करना। उसके बाद इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा प्रश्नों के द्वारा आलोचनात्मक सोच को जो है सोक्रेटिव पद्धति जो है दिखाती है, प्रोत्साहित करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या तात्पर्य रहता है? तो आपका विकलांगता वाले छात्रों को अलग करना, उसके बाद सभी छात्रों को नियमित कक्षाओं को एकत्रित करना। ये क्वेश्चन बहुत बार जो एग्जाम में रिपीट हो चुका है और हर बार आपका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सभी छात्रों को नियमित कक्षाओं में एकीकृत करना, विशेष शिक्षा के लिए अलग कक्षाएं प्रदान करना और केवल तकनीक का उपयोग करना। तो 31 का जो है राइट आंसर रहेगा आपका सभी छात्रों को नियमित कक्षाओं में एकीकृत करना, मतलब सभी के लिए जरूरी शिक्षा देना, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विविध सीखने की जरूरतों वाले छात्रों को समर्थन देने में मदद करती है? फर्स्ट आपका ऑप्शन सामग्री को संकीर्ण करना, बी लचीले समूह, सी निश्चित पाठ्यक्रम, और डी पारंपरिक पाठ्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लचीले समूह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी कक्षा प्रबंधन की बात की गई है, तो प्रभावी कक्षा प्रबंधन क्या शामिल है इसके अंदर? फर्स्ट आपका ऑप्शन है कठोर अनुशासन, बी आपका सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण बनाना, और सी आपका विघटनकारी व्यवहार की अनदेखी करना, और डी आपका ऑप्शन शिक्षक केंद्रित नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा 33 का वो रहेगा आपका सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण बनाना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बी। उसके बाद मेटाकोग्निशन से भी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको ज़रूर दोहरा के जाएँ, रिवीजन उनका करके जाए। तो मेटाकोग्निशन के बारे में पूछा हुआ है। मेटाकोग्निशन क्या है कि आपका इसका क्या अर्थ है कि जानकारी को याद करना, अपनी स्वयं की सोच के बारे में विचार करना और उसके बाद दूसरों को से सीखना, उसके बाद शारीरिक समन्वय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 34 का अपनी स्वयं की सोच के बारे में विचार करना, बी आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया में अनुभवों पर विचार करना शामिल है? फर्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा अनुभवात्मक सीखना, उसके बाद निष्क्रिय सीखना, उसके बाद रटने की शिक्षा, उसके बाद अवलोकनात्मक सीखना। तो 35 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अनुभवात्मक सीखना, मतलब अपने अनुभव से सीखना जो है वो सीखने की प्रक्रिया में अनुभव पर विचार करने के अंदर शामिल किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 35 का ए रहेगा। उसके बाद बात करते हैं बाल विकास सिद्धांत और इसका अभ्यास की। तो बाल विकास सिद्धांत और इसके अभ्यास के अंदर भी जो है काफ़ी क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम वे से। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैतिक विकास के उदाहरणों से संबंधित है? तो फर्स्ट आपका बंडूरा का सिद्धांत, सामाजिक सीखने का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, उसके बाद कोहलबर्ग का नैतिक विकास के चरणों का सिद्धांत, उसके बाद गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसके बाद वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसके अंदर जो है आपका पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैतिक विकास के उदाहरण से संबंधित है, बंडूरा का या फिर? तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा बी, कोहलबर्ग का नैतिक विकास के चरणों का सिद्धांत जो है वो क्या दिखाता है, इसमें नैतिक विकास के उदाहरण से वो संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक कोहलबर्ग के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो जरूर दोहरा के जाएं। सामाजिक भावनात्मक विकास का मुख्य ध्यान क्या है? फर्स्ट आपका ऑप्शन शारीरिक कौशल विकास करना, दूसरा आपका ऑप्शन भावना और संबंधों को समझना, तीसरा संज्ञानात्मक प्रसंस्करण, चौथा शैक्षणिक उपलब्धि। तो 37 का जो है राइट आंसर आपका भावनाओं और संबंधों को समझना। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम वैसे इंपॉर्टेंट है, उसमें प्याजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार तार्किक सोच का विकास किस चरण में होता है? सबसे पहले संवेदी आंदोलक, उसके बाद ठोस संचालन, उसके बाद औपचारिक संचालन, उसके बाद पूर्व जो आपका है ऑपरेशनल इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये ठीक से नहीं लिखा गया इसमें, तो इसमें आपका रहेगा पूर्व प्रक्रियात्मक, इसको आप बोल सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 38 का वो रहेगा ठोस संचालन, बी आपका जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एरिक्सन के बारे में ही है। एरिक्सन की थ्योरी को भी आप अच्छे से पढ़ के जाए जितने भी क्वेश्चन उससे बनते हैं। उसके बाद एरिक्सन के अनुसार जनरेटिविटी बनाम स्थिरता चरण में टास्क मुख्यतः क्या है?
फर्स्ट आपका ऑप्शन पहचान स्थापित करना, दूसरा संबंधों को बनाए रखना, तीसरा समाज में योगदान देना और चौथा जीवन की उपलब्धियों पर विचार करना। तो 39 का जो है राइट आंसर आपका समाज में योगदान देना आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतर्निहित प्रेरक भावनावाद के सीखने से संबंधित रहता है? बाहरी पुरस्कार, व्यक्तिगत रुचि और संतोष, शिक्षक की प्रशंसा और ग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा प्रेरक भावनावाद से संबंधित क्या रहता है आपका, तो वो रहेगा व्यक्तिगत रुचि और संतोष। तो बी आपका जो है राइट आंसर इसके अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अध्ययन का प्रकार सामाजिक इंटरेक्शन को सहयोग करता है? स्वतंत्र सीखना, सहयोगी सीखना, प्रतिस्पर्धात्मक सीखना और या फिर व्यक्तिगत सीखना। तो इसका आपका राइट आंसर आपको पता ही है, आपका बी जो है राइट आंसर आएगा, सहयोगी सीखना। मतलब सहयोगी के साथ सीखना जो है वो आपका सामाजिक इंटरेक्शन को सहयोग करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, स्वनियमन का क्या तात्पर्य है? तो स्वनियमन के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके, सख्त नियमों का पालन करना, अपनी स्वयं की सीखने की भावना को नियंत्रित करना, शिक्षक पर मार्गदर्शन पर निर्भर रहना और साथियों के साथ प्रतियोगिता करना। तो स्वनियमन का मतलब आपका अपनी स्वयं की सीखने की भावनाओं को नियंत्रित करना। तो बी आपका जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रारंभिक बाल्यकाल में साक्षरता विकास को समर्थन देने के लिए कौन सी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, घर पर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, पुस्तकों तक सीमित रहना, केवल स्क्रीन समय और माता पिता की भागीदारी को कम करना। तो आपका जो 43 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा घर पर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, किस अवधारणा का तात्पर्य रहता है कि कोई व्यक्ति प्रासंगिक उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विचलनों को नज़रअंदाज कर सकता है? तो फर्स्ट आपका चयनात्मक अध्ययन, बी विभाजित ध्यान, सी निरंतर ध्यान और चौथा वैकल्पिक ध्यान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 44 का वो रहेगा चयनात्मक ध्यान। ये जो आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद भिन्न बुद्धिमत्ता सिद्धांत का विचार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पेपर में आ चुका है। भिन्न बुद्धिमत्ता सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? तो बुद्धिमत्ता केवल क्या है कि एक एकल और मापनीय विशेषता है। लोगों की विभिन्न प्रकार और स्तर की बुद्धिमत्ता होती है। बुद्धिमत्ता को नहीं बदला जा सकता और बुद्धिमत्ता मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से मापी जाती है। तो 45 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा, लोगों की विभिन्न प्रकार की क्या है कि विभिन्न प्रकार और स्तर की बुद्धिमत्ता उनके अंदर होती है। तो आपका बी जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, किस दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है कि सामाजिक इंटरेक्शन शिक्षा में महत्वपूर्ण रहेगा? तो व्यवहारवाद, निर्माणवाद, संज्ञानात्मकता और मानववाद। तो राइट आंसर इसका 46 का आपका रहेगा निर्माणवाद। तो निर्माणवाद के अंदर क्या है कि आपका निर्माणवाद दृष्टिकोण ये ध्यान केंद्रित करता है कि सामाजिक इंटरेक्शन शिक्षा में महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडपी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, जेडपीडी इन शॉर्ट। तो इसकी अवधारणा का विकास किस विचारक के द्वारा हुआ है? तो इसमें आपके ऑप्शन सिगमंड फ्रॉयड, अब्राहम मास्लो, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे। तो इसका आपको पता ही है, राइट आंसर आपको सी आपका जो है राइट आंसर आएगा, लेव वाइगोस्की। तो लेव वाइगोस्की का जो जेडपीजी का सिद्धांत है, जेडपीडी का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो जरूर दोहरा के जाएँ, रिविजन करके जाएँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका जो है 100% एग्जाम के अंदर आना ही आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन शिक्षकों के द्वारा निर्देश दिया गया, बी आपका मानकीकृत परीक्षणों पर ध्यान देना, बच्चों की रुचि और जरूरतों सीखने को मार्गदर्शित करना और कड़ी पाठ्यक्रम समय सारणी। तो 48 का जो राइट आंसर आपका बच्चे की रुचियाँ और जरूरतों के सीखने की मार्गदर्शित करना। तो सी आपका जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीखने पर प्रमुख प्रभाव क्या रहता है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सीखने का प्रमुख प्रभाव क्या रहता है? तो संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ाता है और सामाजिक इंटरेक्शन और संबंधों में सुधार लाता है। उसके बाद तनाव और चिंता को कम करता है। उसके बाद उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अंदर क्या है कि संज्ञानात्मक कार्यों का
को भी बढ़ावा मिलता है। उसके बाद सामाजिक इंटरेक्शन और संबंधों में भी सुधार आता है और तनाव और चिंता को भी ये कम करता है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, मतलब कि डी आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वैसे एस्टेट एग्जाम के अंदर जो आ सकता है, तो वो है विकासात्मक दृष्टिकोण जो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को शामिल करता है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट आपका समग्र विकास, दूसरा रटने की शिक्षा, तीसरा पारंपरिक विकास और चौथा विशेषीकृत विकास। तो 50 का जो है राइट आंसर आपका समग्र विकास जो है आएगा। तो 50 का जो है आपका ए जो है राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद आकलन और मूल्यांकन की बात करते हैं। तो आकलन और मूल्यांकन से भी जो है 10 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम में से, और ये फर्स्ट पार्ट आपका जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसके अंदर क्या है कि आपका फर्स्ट जो मूल्यांकन और विकास से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया एक शैक्षणिक इकाई के अंत में होती है, तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, समापन मूल्यांकन और नॉर्म रेफरेंस मूल्यांकन। तो 51 का जो है राइट आंसर आपका इसमें रहने वाला है मूल्यांकन के अंदर समापन मूल्यांकन, मतलब कि आपका जो है सी जो है राइट आंसर आएगा। तो समापन मूल्यांकन के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या है कि शैक्षणिक इकाई के ये अंत में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकन के अंदर, तो वो है छात्र की सीखने की प्रगति के मूल्यांकन के लिए कौन सी रणनीति सामान्यतः उपयोग की जाती है? उच्च दाव परीक्षण, केवल मूल प्रश्न पत्र, निरंतर मूल्यांकन और केवल अंतिम परीक्षा। तो 52 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा निरंतर मूल्यांकन। तो आपका सी जो है राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्पष्ट और मापनीय शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्स्ट आपका ऑप्शन पाठ्यक्रम योजना, बी आपका शैक्षणिक डिजाइन, सी आपका लर्निंग आउटकम सेटिंग और डी आपका मूल्यांकन की योजना। तो जो आपका राइट आंसर इसमें 53 का रहने वाला है वो है लर्निंग आउटकम सेटिंग्स। तो आपका राइट आंसर सी रहेगा लर्निंग आउटकम सेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदर्शन आधारित, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार जो है कोई एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसमें आया है प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट आपका जानकारी को याद करने का मूल्यांकन, ज्ञान और वास्तविक अनुप्रयोग का मूल्यांकन, सी विषय के मानकीकृत स्कोर पर ध्यान केंद्रित करना और रटने पर के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। तो 54 का जो है ज्ञान के वास्तविक अनुप्रयोग में मूल्यांकन जो है वो आपका प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55 वो आपका सहकर्मी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा रहेगा? फर्स्ट आपका शिक्षक की प्रतिक्रिया पर कठोर पालन, उसके बाद छात्रों के बीच सहयोग और आलोचनात्मक मूल्यांकन, उसके बाद व्यक्तिगत प्रतियोगिता, उसके बाद निष्क्रिय सीखना। तो 55 का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा छात्रों के बीच सहयोग और आलोचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकन से ही, तो इसमें है मानकीकृत परीक्षण जो होता है उसमें मुख्य रूप से छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? फर्स्ट आपका नॉर्म रेफरेंस मूल्यांकन, क्राइटेरियन रेफरेंस मूल्यांकन, उसके बाद फॉर्मेटिव मूल्यांकन, उसके बाद समापन मूल्यांकन। तो 56 के अंदर आपका रहेगा नॉर्म रेफरेंस मूल्यांकन। तो ए जो है आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्राइटेरियन रेफरेंस जो होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस परीक्षण, इसका मुख्य तात्पर्य क्या रहता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका परीक्षण जो समूह की तुलना पर ध्यान केंद्रित आधारित होता है, उसके बाद परीक्षण जो विशिष्ट मानकों के खिलाफ मापता है, उसके बाद परीक्षण जो व्यक्तिपरक निर्णय पर आधारित होता है और उसके बाद परीक्षण जो केवल आपातकालीन स्थितियों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा परीक्षण जो विशिष्ट मानकों के खिलाफ मापता है। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस को दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों को, ये भी मूल्यांकन से ही है, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के लक्ष्यों को निर्धारित करने में शामिल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये बहुत बार जो है आपका एग्जाम में आ चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब भी रहने वाला है। तो इसमें आपका है महत्व मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण और चिंतनशील अभ्यास। तो 58 का जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका लक्ष्य निर्धारण, सी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने में शामिल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लक्ष्य निर्धारण जो है कहलाती है। उसके बाद पोर्टफोलियो मूल्यांकन जो होता है उसका एक मुख्य लाभ क्या रहेगा? तो यह शिक्षक का कार्यभार कम करता है, यह छात्र की प्रगति का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है,
यह केवल मानकीकृत स्कोर पर ध्यान केंद्रित करता है और यह केवल परीक्षाओं पर निर्भर करता है। तो 59 का जो है यह रहेगा, छात्र की प्रगति का समग्र दृष्टिकोण जो है प्रदान करता है। तो बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मूल्यांकन विधि छात्रों से उनके शिक्षण अनुभवों के बारे में फीडबैक एकत्र करती है? तो 60 का जो है राइट आंसर आपका आत्म रिपोर्ट इन्वेंट्री जो है ये आपका जो है राइट आंसर रहेगा। तो 60 जो है राइट आंसर आपका ये आएगा। उसके बाद जो है ये आपके जो थे 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो कि आने वाले एस्टेट एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को आप दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को रिवर्स करके, और हर एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से रिलेटेड भी जो है आप क्वेश्चंस दोहरा के जाएँ, उनका रिवीजन करके जाएँ, क्योंकि इनमें से ही आपके जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर बनने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप इनका रिवीजन करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके आने की संभावना बनी रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पायरेंट्स हैं एस्टेट के उनकी हेल्प हो सके, और सीटेट, एस्टेट या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।